गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, मृदा शास्त्र, सॉइल साइंस के बारे में। इसके 6 से 7 टॉपिक आपके हो चुके हैं, 7 टॉपिक हो चुके हैं और ये वीडियो आपका है 8वां वीडियो है, 8वां लेक्चर बोल दीजिएगा। हम अब तक स्टार्टिंग से बहुत सी चीज़ों के बारे में, मृदा निर्माण के बारे में हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी आज भी मृदा निर्माण पढ़ रहे हैं। चैप्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, जो आपके टॉपिक है वो चेंज हो रहे हैं। रॉक्स पढ़ लिया, खनिज पढ़ लिया, मृदा निर्माण कैसे होता है, वेदरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो मृदा निर्माण इतना सही नहीं होता, यानी कि जो बच्चे ब्रीफ में समझते हैं, संक्षेप में समझते हैं, उनके लिए ज़रूरी है क्या है कि हम सीधी सी परिभाषा याद कर लेते हैं कि चट्टानों के अपक्षय होने से मृदा का निर्माण क्या कहलाता है, मृदा निर्माण। इतना सा नहीं होता और बहुत कुछ होता है इसमें। करोड़ों वर्ष लगते हैं तो इतना सा थोड़ी होगा। तो अगर इसमें करोड़ों वर्ष लगते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। भूगोलिक स्थिति क्या है, जितने वायु कैसी है, जल कैसा है, ऊष्मा कितनी है, तापमान कितना है, जीव जंतु क्या है, सूक्ष्म जीव क्या हैं, रासायनिक कौन कौन से हैं, खनिज तत्व कौन कौन से हैं, अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो रही हैं, इन सब चीज़ों के कारण, इन सब तथ्यों के कारण, इनको बोलेंगे तथ्य, इन सब तथ्यों के कारण जो चट्टानों की में परिवर्तन आता है और ये 2 प्रकार से होता है। या फिर यूँ बोल दीजिए कि धरती की भौगोलिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है, चट्टानों में परिवर्तन नहीं, धरती की भौगोलिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो इन सब के कारण होता है। ये सब कारण क्या है, इनको बोलते हैं तथ्य। अच्छा, अब ये तथ्य क्या है, यानी जिस पर बेस होता है, जो इंक्लूड होते हैं उसमें, चाहे चट्टान से मृदा बने या मृदा से चट्टान बने, उसमें इंक्लूड होते हैं, उनको तथ्य बोलते हैं। और इनमें करोड़ों वर्ष लगता है। धरती के स्टार्टिंग से ये बन रहा है, चट्टानें बन रही है, टूट रही है, मृदा के कणों में टूट रही है, मृदा के कणों से वापस चट्टानें बन रही है। ये सब कुछ प्रोसेस कब से चल रहा है, जब से धरती बननी स्टार्ट हुई है, धरती बनना शुरुआत हुई है, तब से ये प्रोसेस आपका क्या है, चल रहा है। तो आपको सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मृदा निर्माण को थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसमें 2 प्रकार के तथ्य काम करते हैं। तथ्यों के बारे में बात की थी, तथ्य के बारे में देखते हैं। 2 प्रकार के तथ्य काम करते हैं। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य वो तथ्य होते हैं जो बिल्कुल आपके सामने होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से आपको पता होते हैं, प्राथमिक तथ्य हैं। और जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिनके बारे में जो कम इसमें निर्माण करने में, मृदा निर्माण में कम भूमिका निभाते हैं, वो कम द्वितीयक तथ्य में आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा भूमिकाएं निभाते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें तो 4 मंडल आते हैं। वायुमंडल यानी कि वायु, दूसरा है जलमंडल, स्थलमंडल और चौथा है आपका जीवमंडल। तो ये 4 मंडल आपके किस में आते हैं, या स्फीयर बोल दीजिए आप इसको। जीवमंडल को बोलते हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपको पता है चट्टानें आती हैं, ये धरती का सरफेस आता है। जलमंडल में जल आता है, वायुमंडल में वायु आती है और जीवमंडल में जितने भी जीव आते हैं। तो ये तो डायरेक्ट तथ्य हैं, हम शुरुआत से इन्हीं के बारे में बात कर चुके हैं, या जितनी भी जानकारी दी है अब तक वो पर्याप्त है। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है, इसमें ऊर्जा, या ऊर्जा लिख दीजिए या ऊष्मा लिख दीजिए इसको। दूसरी चीज आती है इसमें प्रकाश, तीसरी चीज आती है इसमें समय, स्थान, भौगोलिक स्थिति,
ये सब चीजें किस में आती हैं? द्वितीयक तथ्यों में। अब द्वितीयक तथ्यों में पहली ऊर्जा, और उसमें आपको भी पता है कि तापमान ज़्यादा होगा, ऊर्जा और उसमें उत्पन्न होती है, और प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं, प्रकाश की किरणें हैं गिरती है तो भी ये काम में आती है चट्टानों के लिए। जो अभिक्रियाएं होती है वो ऐसे तो नहीं होती, प्रकाश की को बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी है जिनमें प्रकाश ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अच्छा, तीसरा चीज़ है समय। मैंने पहले ही बता दिया कि करोड़ों वर्ष लगते हैं। समय का भी इन्होंने यूज़ किया है। स्थान यानी कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक धरातल क्या है, ये भी उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता है। भौगोलिक स्थिति हमने स्थान में डिस्कस कर लिया। तो भौगोलिक स्थिति यानी कि उनकी उसकी संरचना क्या है, चट्टानें कैसी बनी है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वहाँ पर तापमान क्या है, वहाँ पर वायु दाब क्या है, ऊंचाई कितनी है उसकी समुद्र तल से, तो सब चीज़ें भौगोलिक स्थिति में आती है। तो ये दो प्रकार के तथ्य हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के तथ्य होते हैं। मेन मतलब यहाँ पर मेरा बोलने का ये था कि इतना सा नहीं होता कि चट्टानों के टूटे हुए कणों को मृदा कहते हैं, या चट्टानों से मृदा कणों में परिवर्तित होने को मृदा निर्माण कह देते हैं। इतना सा नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे अभी मैंने बताया ना, कुछ ये भी मैंने कम बताया है, द्वितीयक में और बहुत सी चीज़ें आती हैं, प्राथमिक में तो ये चार ही चीज़ें रहती है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें यहाँ से ये कंक्लूजन निकालना है कि ये बहुत छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसमें स्थान, समय, ऊष्मा, प्रकाश, ये सब चीज़ें, भौगोलिक स्थिति क्या है, जीव जंतु क्या है, इन सब चीज़ों का योगदान भी बहुत अधिक महत्व होता है। हाँ, इनके कंपैरिजन में इनका कम महत्व है, लेकिन इनका महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें रहती है कि इसमें एक ब्रीफ एक चार्ट के तौर पर देखते हैं कि कैसा होता है। पहले मैं आपको यह चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मृदा निर्माण में सिर्फ इतना ही नहीं आता कि चट्टानों से मृदा का कणों का निर्माण मृदा निर्माण कहलाता है, सिर्फ इतना नहीं आता। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस क्या होते हैं? पहला तो होता है आपका वेदरिंग यानी कि जिसको बोलते हैं अपक्षय। दूसरा होता है आपका सॉइल प्रोफाइल जिसको बोलते हैं मृदा पार्श्विका। मृदा पार्श्विका और वेदरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखिए, वेदरिंग में तो सीधा सा क्या है, विध्वंस होता है, टूटना होता है, चट्टानों से मृदा के कणों का निर्माण। डिस्ट्रक्टिव फेज भी बोलते हैं इसको, चट्टानों से क्या है, मृदा कणों का निर्माण। वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है। इसको विध्वंस नाशक और डिस्ट्रक्टिव फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज बोलते हैं। अच्छा, सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल में यह होता है कि मृदा के कण जो टूट चुके हैं वो एक परतें बनाते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार मैं उदाहरण दूं कि ये बड़े कण हैं इस प्रकार, फिर उसके ऊपर छोटे कण, फिर उसके ऊपर और छोटे कण, यानी कि कणों का आकार एक तो ऐसा हो सकता है, परिवर्तित भी हो सकता है कहीं कहीं पर, और दूसरी चीज रहती है आपकी उससे छोटे। और यानी कि इनकी जो लेयर होती है, ये जो परतें होती है ना, इनकी क्या बदलती जाती है, इनका जो जल धारण क्षमता है या कणों का आकार है, जो रासायनिक संरचनाएं हैं, वो सब चीजें आपस में बदलती जाती है। कब? जब ये परत बनती है, ये एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ओ ए बी, इस प्रकार से इनको सबसे ऊपरी परत ओ, फिर ए, फिर बी, फिर ए नोट, ए वन, इस प्रकार से ए को भी विभाजित किया जाता है ए नोट ए वन में, बी को बी नोट, बी वन, बी टू, इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ऊपरी परत को ओ बोलते हैं। इन होरिजन्स के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या है कि मृदा में कणों का
संरचनात्मक रूप से संश्लेषित होना तो नहीं कहेंगे, जमा होना या परत बनना सॉइल प्रोफाइल होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या है? मृदा की जो कण है, अपक्षय से जो मृदा के कण बने हैं उनका उनके आकार के अनुसार, आकृति के अनुसार, उनकी संरचना के अनुसार, यानी बहुत सी चीजें मैटर करती है, उनके अनुसार एक परत बना लेना मृदा या सॉइल प्रोफाइल बोल देते हैं। सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल की नहीं आवश्यकता। तो इसमें मैंने बताया कि दो प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अब इन प्रोसेस को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। मैं एक टेबल की हेल्प से आपको बताता हूं कि इनमें क्या होता है। देखिएगा कि सबसे पहले यूं मान लीजिए कि मृदा है। मृदा पर वायु काम करेगी या जो जल है फ्रेश वाटर वो काम करेगा। आप ये लिख दीजिए कि फ्रेश वाटर या एयर, हवा काम करती है। ठीक है, इसको बहा करके मृदा के जो कण हैं उनको जल या हवा बहा करके ले जाती है और क्या बन जाता है आपका, ये कहां तक पहुंचता है? सी वाटर तक, यानी कि समुद्र के पानी में। अब समुद्र के पानी में क्या होगा? समुद्र के पानी में ये नीचे बैठ जाते हैं कण, वहां पर इनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाती है? अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। अवसादी चट्टानें बन गई। अब अवसादी चट्टानें क्या हैं? ये मैं चीजें 2-3 बार बता चुका हूं पहले भी, लेकिन टॉपिक में बार बार आती हैं तो बार बार बताना पड़ता है। अवसादी चट्टानें क्या हैं? अवसादी चट्टानें अब बेड रॉक्स में परिवर्तित हो जाएंगी। इनमें प्राकृतिक, रासायनिक या जो भी कार्बनिक क्रियाएं होती हैं उसकी वजह से ये केस में बेड रॉक्स में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये जो चट्टानें हैं ना, ये मुख्य रूप से मृदा के पैतृक पदार्थ बनाती हैं। ये किस में परिवर्तित हो जाएंगी? मृदा पैतृक पदार्थ या सॉइल पेरेंटल मटेरियल, इसमें परिवर्तित हुआ। अब इससे क्या है? वापिस से सॉइल प्रोफाइल या सॉइल का निर्माण हो गया। यूं लिख दीजिए कि सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल नहीं लिखेंगे, ये सीधा आप लिख दीजिए ऑर्गेनिकली, कार्बोनिकली, ऑर्गेनिकली और फिजिकली। ये क्या है? दोबारा मृदा बन गई। यहां से हमें समझना क्या है कि मृदा से पानी ने या हवा ने मृदा के कणों को बहाकर लेके गए, मृदा के कणों को बहाकर लेके गए समुद्र तक, समुद्र में नीचे बैठ गए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर हुआ, अवसादी चट्टानें बनी, उसमें रूपांतरित चट्टानें बनी, रूपांतरित चट्टानों के बाद मृदा का पैतृक पदार्थ बना, मृदा के पैतृक पदार्थ के बाद में मृदा का वापस निर्माण हो गया। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। ये नहीं है कि मृदा के चट्टानें टूट रही है तो चट्टानें टूटती रहेगी। अब चट्टान टूटी, कुछ समय बाद मृदा के कणों में परिवर्तित हुई, मृदा के कणों के वायु अपने साथ बहा करके ले गई और ऐसी जगह पर ले गई जहां पर समुद्र या पानी है, तालाब, झीलें हैं, जहां जिसके तल में तापमान ज्यादा है। अब तापमान ज्यादा है, इस प्रकार नीचे ले आई और तल में जाकर के ये चट्टानें बन गई। कौन सी चट्टानें? तल छटी चट्टानें बोलते हैं या अवसादी चट्टानें बोलते हैं। अब ये चट्टानें अपने जो नेचर है वो बदल देती है, अपनी प्रकृति है उसको बदल देती है। ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, बेड रॉक्स बोल दिया। रूपांतरित चट्टानें फिर मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित होती है, मृदा पैतृक पदार्थ फिर मृदा में परिवर्तित होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये धरती के निर्माण से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। इसीलिए मैंने तथ्यों की बात की थी। बहुत से तथ्य काम करते हैं इसमें, कि ये नहीं कि 3-4 चीजें याद कर ली या 3-4 चीजें पढ़ ली, 3-4 चीजें समझने से पूरा तो नहीं होगा ना, पूरा अब भी नहीं होगा, लेकिन जितने 10th 12th के बच्चों को ध्यान होता है उससे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपको। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिस भी हैं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपके आगे की क्लासेस में उसका सिलेबस आता है, इसलिए। तो इसके बाद मृदाएं, ये प्रोसेस चलता रहता है। मृदा निर्माण चट्टानों का अपक्षय है या सोयल प्रोफाइल बनने का, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। अच्छा, इसमें भी अलग चीज़ें काम करती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के फेज थे, वो हम पहले बात कर चुके हैं। वेदरिंग था या और मृदा का निर्माण था। वो
मृदा के निर्माण में आगे दो प्रक्रम काम करते हैं। जो मृदा निर्माण है, आज का जो मुख्य टॉपिक है उसका बेसिक था ये, और अभी जो क्या है प्रक्रम की बात करनी है आज के क्लास में। यानी कि आज की क्लास से या 2 वीडियो बनेंगे जैसे भी होगा, इसमें आपको ये समझना है कि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलुवियल मृदा, लेटराइट मृदा, उनका निर्माण कैसे होता है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, उसका निर्माण कैसे होता है, वो क्या कारण है, मृदा में ह्यूमस कहाँ से आता है, मृदा में नमी कैसे आती है, वायु संचार कैसे होता है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं, पहले इन प्रक्रमों को 2 भागों में विभाजित कर दिया कि सामान्य प्रक्रम और विशिष्ट प्रक्रम। सामान्य प्रक्रम में सामान्य बातें रहती है, इसमें 4 से 5 जो रसायनों का परिवर्तन है वो 4 से 5 प्रकार से होता है, या यूं बोल दीजिए कि जो रासायनिक क्रियाएं हैं या जो इसमें कारक काम करते हैं वो 4 से 5 प्रकार के होंगे, और वो किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होंगे वो हमें पढ़ना है। दूसरी चीज आती है विशिष्ट में क्या होता है। विशिष्ट में ये अलग प्रकार का प्रक्रम होता है जो उसमें शामिल होता है, ये भी यही बताता है कि कौन सी मृदा में क्या है, किस कारण कितना हुआ है। ये मुख्य तौर पर सभी में काम करता है, ये सभी में काम नहीं करता, ये सारी मृदाओं में काम करता है, ध्यान रखना है। ये सारी मृदाओं में, ये जो सामान्य प्रक्रम है ना, इसीलिए इसका नाम सामान्य है। ये मृदा निर्माण का वो प्रक्रम है जो सारी जितनी भी प्रकार की मृदाएं बनेंगी सब में काम करेगा। विशिष्ट कुछ में काम करेगा, स्पेशल जो मृदाएं हैं ना उनमें ये प्रोसेस है वो काम करते हैं। तो अभी हमें देखना है कि विशिष्ट में सामान्य में जो कॉमन सभी में सेम होता है या सामान्य होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है आपका डीकंपोजिशन। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, इसको लिख देते हैं पहला, डीकंपोजिशन या विच्छेदन। डीकंपोजिशन या विच्छेदन। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, सीधी सिंपल सी बात है, टूटना। अब क्या चीज टूटेगा, चट्टान है। अब जो अब तक कारक पड़े थे ना, अब तक जो 3 प्रकार के कारक पड़े थे अपक्षय में, वो तीनों चट्टानों को तोड़ने के काम आते हैं। लेकिन उन चट्टानों को, जो बहुत भारी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब उन चट्टानों को तोड़ करके खनिज पदार्थ हैं उनमें बहुत से, यानी कि यूं मान लीजिए कि एक ईंट जितने हो गए वो। अब उन खनिज पदार्थों को तोड़ना है, उनमें कौन कौन से खनिज पदार्थ है, तब ये चीजें प्रक्रम है वो काम में आते हैं। अपक्षय का मतलब इतना सा है, बड़ी चट्टानों को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर देना अपक्षय होता है, ठीक है। हाँ, उस छोटे जो है, जो छोटे कण है चट्टान, उसको भी बिल्कुल छोटे कणों में परिवर्तित कर देना भी अपक्षय ही कहलाता है। लेकिन अपक्षय का मुख्य मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी चट्टान को छोटे में तोड़ देना, यही है, यानी कि बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देना अपक्षय है। अब आगे का प्रक्रम है, अपक्षय के अलावा जो आगे का प्रक्रम है वो होता है, ये जो 4 से 5 चीजें पढ़ेंगे वो आती है विच्छेदन। उसमें खनिज पदार्थ उपस्थित हैं, कैल्शियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, या कोई भी है, उसको किस प्रकार तोड़ेगा, Ca+2 SO4 -2, Al+2 Al+3 O2-, Fe2 O3 -2 O-2। इस प्रकार से जो खनिज पदार्थ हैं, जो रसायन उसमें उपस्थित हैं, उनको तोड़ देने की जो क्रिया होती है उसको क्या कह देते हैं, विच्छेदन कह देते हैं। यानी जो खनिज पदार्थ हैं उनका टूटना है वो कौन सी प्रक्रिया, कौन से प्रक्रम के अंतर्गत आता है, सामान्य प्रक्रम के अंतर्गत विच्छेदन क्रिया के अंदर आता है। यहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड भी टूटता है। सिलिकॉन ऑक्साइड के टूटने को भी क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन।
विच्छेदन कह देते हैं। अच्छा, इसमें आगे का प्रक्रम कौन सा है? ये तो था पहला आपका प्रक्रम। दूसरा है सिंथेसाइज करना या संश्लेषण करना। सिंथेसाइज करना या यहां पर तो हमने क्या किया, तोड़ा है। संश्लेषण में हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? जैसे प्लस चार्ज वाले और माइनस चार्ज वाले हैं, इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है, ये जुड़ जाते हैं। तो इनको हमें अभी जोड़ना है। जिस प्रकार मैं एग्जांपल दूं कि किसको किससे जोड़ना है, तो वो देख लेना कि एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका, इनको जोड़ना है ऑक्सीजन के साथ। इन तीनों को जोड़ना है ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनको जोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बोनेट के साथ बोल दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में मैग्नीज, टाइटेनियम, इन सभी को जोड़ना है आपको किसके साथ? एक मिनट, इसको जोड़ना है आपको हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी OH के साथ। OH नेगेटिव, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इनको जोड़ना है आपको ऑक्सीजन के साथ। आपको नहीं जोड़ना है, एक्चुअल में ये जुड़ते हैं। मैग्नीज, टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ जुड़ता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और जो है किसके साथ जुड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जुड़ते हैं। यहाँ पर ये सभी अभिक्रियाएं होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब था तोड़ना, इन सबको तोड़ दिया। इन पदार्थों, इन केमिकल्स में ये जो कैटायन और एनायन है इनमें, और उसके बाद में सिंथेसाइज करना, संश्लेषण करना, यानी कि इनको आपस में जोड़ देना। तो इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इतनी सी बात का ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है आपका इसके बाद में, 2 पॉइंट, ये आपस साथ के साथ लिखते रहेंगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमीकरण। देखो, ह्यूमीकरण या ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? देखो, ऊपर की जो परत होती है उसमें वनस्पति और जीव जंतु तो उपस्थित होते ही हैं। मृदा है, चाहे वो चट्टान है, यानी कि धरती का जो ऊपरी धरातल है उसमें वनस्पति भी उपस्थित है, जीव जंतु भी उपस्थित है और उनके अपशिष्ट पदार्थ भी उपस्थित हैं। उनके अपशिष्ट पदार्थों का जो विघटन होता है, उनके अपशिष्ट पदार्थ जब सड़ते हैं, गलते हैं, तब क्या उत्पन्न होती है? ह्यूमस उत्पन्न होती है। और उस ह्यूमस वो बहुत लाभदायक है पौधों के लिए। अब वो ह्यूमस उत्पन्न होने का जो प्रोसेस है ना, यानी कि जो पदार्थ हैं वो टूटे, गड़े, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ने, गलने, अब इन सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में अर्थ में ह्यूमस उत्पन्न होती है। ह्यूमस यानी कि ह्यूमिफिकेशन। इस ह्यूमस उत्पन्न करने को क्या कह देते हैं? ह्यूमिफिकेशन। जिस प्रकार जो ब्लैक मृदा होती है, ह्यूमस के कारण मृदाओं का रंग है वो काला हो जाता है। काली मृदाएं खेती के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये जल धारण क्षमता बढ़ाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। अब देखो, अगर पेड़ पौधे ही मृदा में मिले हैं तो पेड़ पौधों को जितने पोषक तत्व चाहिए वो पेड़ पौधे नए लगाएंगे, उनमें उनको मिल जाएंगे, तो वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कि ह्यूमस है वो काला रंग प्रदान करती है। काले रंग में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व वो प्रेजेंट है, तो ये पौधों की वृद्धि अच्छी से कराती है और खेती के लिए बहुत अच्छी प्रोसेस माना जाता है ये। इसीलिए ह्यूमिफिकेशन जरूरी है, यानी कि ह्यूमस को ऐड करना। हाँ, चौथा आता है आपका निक्षालन। और इसके साथ में एक चीज और देख लेंगे, निक्षेपण। निक्षालन और निक्षेपण, इनको साथ साथ इसलिए देख रहे हैं कि इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर इसमें होता नहीं है। निक्षालन का मतलब होता है बैठ जाना या धुला हुआ होना। निक्षालन का मतलब होता है बैठ जाना या धुल जाना। वैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉश्ड आउट, और इसका मीनिंग होता है, बोलते नहीं, वॉश्ड इन, बस इतना सा फर्क है। धुल जाना और धुला हुआ,
धुल जाना और धुला हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज है। निक्सालन तो बहुत जरूरी है, बहुत सी एग्रोनॉमी की जो चीजें पढ़ेंगे हम ना, उसमें बहुत सारी चीजें में निक्सालन प्रयोग होगा। सिंचाई लवणों के निक्सालन में प्रयोग होती है, लवणों का निक्सालन हो जाता है, लवणों का निक्सालन हो जाता है, पानी लवणों को निक्सालित कर देता है, इस प्रकार की बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। इसमें देखो एक मैं एग्जाम्पल के सहायता से आपको बताता हूँ। ये आपके पास कोई बिक्कर है, या बिक्कर नहीं, इसको मान लीजिए मृदा है। ये एक मृदा की जो परत है या मृदा है, इस प्रकार से आपने मृदा बना ली। अब इसमें आपके पास SO4 2- और Ca+2 आपके पास है। एक्चुअल में इन दोनों का मतलब होता है नीचे बैठना, ठीक है, नीचे बैठना। निक्सालन और निक्षेपण में फर्क देखना कि इन दोनों में, मृदा में ये दोनों उपस्थित हैं, ये क्या है, सीधे के सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा SO4-2 में, और Ca+2 सीधा नीचे बैठ गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मृदा उपस्थित है, इसमें वही Ca और SO4- है, और ये क्या होंगे, ये भी नीचे बैठेंगे, लेकिन ये नीचे बैठेंगे जब CaSO4 बन जाएगा, यानी इन दोनों का एक बन जाएगा, और ये जो है थोड़ा भारी हो जाएगा, और जिसकी वजह से नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि ये तो जो कण होते हैं, सॉरी, ये जो रसायन होते हैं वो बिना किसी अभिक्रिया के, ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं, ये बिना किसी अभिक्रिया के नीचे बैठ जाते हैं, और वो अभिक्रिया करके नीचे बैठते हैं, यानी वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से उनका भारीपन आ जाता है, भारीपन की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं, और ये सीधा नीचे बैठते हैं। अच्छा, इसमें आगे की बात ये रहती है कि ये जरूरी क्यों है निक्सालन, ये ज़्यादा यूज नहीं होगा, ये ज़्यादा यूज होता है। निक्सालन जरूरी क्यों है, बहुत नीचे बैठना गहन निक्सालन कहलाता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अब ये मान लीजिए कि ये एक लवण ही तो है, मैंने बताया था सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे लवणों में ही आते हैं, यानी कि ये लवण बनाते हैं, लवणों में आते नहीं, ये लवण बनाते हैं, तो इनको लवण ही बोल देते हैं। तो ये लवण है। तो अगर मृदा लवणीय है, अगर मृदा लवणीय है, या मृदा की ऊपरी सतह है, धरातलीय परत है, उसमें क्या है, लवण उपस्थित है। अब मृदा की ऊपरी परत में धरातल ऊपरी धरातल में मृदा की ऊपरी सतह पर क्या है, लवण उपस्थित है, तो आप इसका निक्सालन करना चाहेंगे। अब इसका निक्सालन होगा ना, अब पानी की हेल्प से हो जाए या कैसे भी, बहुत सी विधियां होती हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पानी डाल दिया, वो पानी के साथ रिएक्ट किया उन्होंने, सॉरी, विदाउट रिएक्टिंग पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद में क्या होगा, अब सॉरी अभिक्रिया नहीं करेंगे, निक्षेपण में अभिक्रिया करते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही आपने इनको पानी दिया, ये कण है, पानी की सहायता से क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब ऊपर की परत में तो आपके पास लवण थे पहले तो, यानी कि मृदा की परत आपके पास, आपने देखा होगा कभी सफेद दिखाई देती है, वो लवणों के कारण होती है। तो लवण थे, वो लवण क्या है, पानी देने से या सिंचाई करने से या कोई और विधि से वो लवण थे, वो क्या है, मृदा में नीचे चले गए। अब लवण नीचे चले गए तो ऊपर मृदा कैसी बच गई, अम्लीय बच गई। यानी कि मृदा को अम्लीय बनाने में या लवणों का निक्सालन करने में कौन सी विधि है, निक्सालन का प्रयोग होता है। तो आपको यहां से समझना यही था कि किस प्रकार से खनिज तत्व हैं, इसके अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो किस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं, किस प्रकार काम में करते हैं। इन्हीं प्रक्रमों को हमने सामान्य प्रक्रम, यानी कि ये सभी जो चट्टानें हैं, जो सभी खनिज पदार्थ हैं, उनमें अभिक्रियाएं करने का काम करते हैं। उसके बाद में आपके सामान्य के बाद में आता है विशिष्ट प्रक्रम। विशिष्ट प्रक्रम में क्या है, विशिष्ट प्रक्रम में वो प्रक्रम आते हैं, वो अभिक्रियाएं आती हैं, वो चीजें आती हैं, वो कार्य होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जिनमें आप कोई विशिष्ट स्पेशल सॉइल के लिए काम करते हैं। जैसे लेटराइट सॉइल बनाना है, कोयला बनाना है, पिट बनाना है, यानी कि अलग अलग के लिए अलग अलग कार्य होता है। चाहे वह खनिज है, चाहे वह चट्टान है, और इनकी रसायन जो अलग अलग बनेगा, एलुवियल बनेगा तो एलुवियल प्रोसेस होगा, लेटराइट बनेगा तो लेटराइट प्रोसेस होगा, पिट बनेगा तो पिट प्रोसेस होगा। अलग अलग के अलग अलग नाम है, ये हम आपके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम प्रक्रम पढ़ रहे थे और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा विशिष्ट प्रक्रम पढ़ने से पहले। थैंक यू।